हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन रुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव्स के बारे में, और इस वीडियो में हम उसी टॉपिक का जो अगला पार्ट है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ओके, फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इंसेंटिव्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। It is the apex body responsible for the country external trade and all matter connected with it। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को बोला गया है एपेक्स बॉडी, यानी सर्वोच्च बॉडी है ये, यानी सबसे ऊपर है। ओके, और ये कंट्री के एक्सटर्नल ट्रेड, यानी जो हम व्यापार कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं और इससे कनेक्टेड जितने भी मैटर्स होंगे। ओके, कंट्रीज एक्सटर्नल ट्रेड और इससे कनेक्टेड जितने भी मैटर्स होंगे, ये जो बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये इससे कंसर्न होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, क्योंकि इसको एपेक्स बॉडी बनाया गया है। जब इसको एपेक्स बॉडी बनाया गया है तो कंट्री के में हम जो भी एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे या उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे तो वो इसको डील करेगा। इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये क्या बनाएगा, ये फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसीज़ को। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं और हमारा पॉलिसी अच्छा नहीं है, क्या हम सिस्टमैटिक वे में ट्रेड को कंटिन्यू कर पाएंगे, या जिस पर्पस के तहत हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया है क्या वो ऑब्जेक्टिव या पर्पस तक हम रीच कर पाएंगे। तो पर्पस तक रीच करने के लिए एक हमारे पास एक अच्छा पॉलिसी होना चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं होगा तो हम फॉरेन ट्रेड को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो जहाँ पर हम कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हमारा ट्रेड हो रहा है और उस मार्केट में अगर हमारा पॉलिसी कमज़ोर है या हम अच्छे से मार्केट के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करने के लिए ट्रेड से रिलेटेड हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, तो उस लेवल पर जब वो ट्रेड कर रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जब ट्रेड हो रहा है, तो पॉलिसी भी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। चाहे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे या चाहे हम कोई गुड्स बना रहे होंगे या गुड्स प्रोवाइड कर रहे, दोनों ही कंडीशन में हमारी जो पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में एक अपना पोजीशन बना पाए, इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, और अगर वहाँ पे कोई चेंजेस होता है तो उस चेंजेस को हम अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि हम एक बस कंटिन्यू बिजनेस करते चले आ रहे हैं और सडनली अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको हम अडॉप्ट नहीं करते हैं या चेंजेस के कारण हमें ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। इट ऑल्सो फ्रेम्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये कौन सा फ्रेम बनाएगा? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री इन जनरल। ओके, अगर हम व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए तो हम पॉलिसी बनाएंगे ही, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम पॉलिसी बनाएंगे, और जब हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के रिगार्डिंग भी हमें पॉलिसी फ्रेम करना होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एपेक्स बॉडी है, ये एक्सटर्नल ट्रेड को के मैटर्स को डील करता है और एक्सटर्नल ट्रेड के साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो उसको डील करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये एक फ्रेम तैयार करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग। ओके, केवल ये एक्सपोर्ट को नहीं देखेगा, ये साथ में उन सारी चीज़ों को डील करेगा जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आएगा। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड में हम या तो इंपोर्ट करेंगे या हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इंपोर्ट और ट्रेड के रिगार्डिंग ये पॉलिसी फ्रेम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में EPC भी बोलते हैं।
दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होता है, यानी ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इसको हम रजिस्टर किसके अंडर करते हैं? तो कंपनीज एक्ट के अंदर और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है। या तो हम कंपनी के अंदर रजिस्टर करेंगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड डेवलप। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एंड डेवलप द कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉलिंग अंडर देयर जुरिडिक्शन। ओके, तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग इसको डेवलप करना है और प्रमोट करना है। पॉइंट नंबर 3, कमोडिटी बोर्ड इस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट। इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कमोडिटीज एंड देयर एक्सपोर्ट। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पर्पस के तहत बनाया गया है, एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, और वो हमारा है ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ को। ओके, अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे तो क्या हम अपने रूट से कनेक्ट रह पाएंगे? नहीं। तो अपने रूट से कनेक्ट रहने के लिए हमें साथ में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों को कैरी करना होता है, साथ में लेकर के चलना होता है। तो कमोडिटी बोर्ड क्या करता है, या कमोडिटी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया है डेवलपमेंट के तहत, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ एंड देयर एक्सपोर्ट। ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और टाइम टू टाइम अगर उन्हें इन्हेंस करने की बारी आएगी तो हम बिल्कुल उनको इन्हेंस करेंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे। दीज बोर्ड आर सप्लीमेंट्री टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये जो है वो सप्लीमेंट्री है किस चीज़ का? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है। ये डेवलप करता है एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये भी वैसा ही काम करता है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बोला जाता है। फंक्शन आर सेम एज EPC। ये वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा है। Next we have is point number 4, Export Inspection Council, EIC, E for export, I for inspection and C for council, set up by the government of India। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है अंडर द सेक्शन 3। किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 3 के अंडर ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोलर। ओके, इंस्पेक्शन एक्ट 1936। ये एक्ट कब बना? 1936 में बना। और सेक्शन क्या है इसका? तो सेक्शन इसका 3 है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोलर। द काउंसिल एम्स एट साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ये बेसिकली जो है वो क्वालिटी के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन किया जाता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो है वो जब इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो ये मेक श्योर करना होगा, ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसको सेल कर सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर रहा है। तो ये क्वालिटी कंट्रोलर जो है, इंस्पेक्टर जो है वो चेक करेगा क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के इंटरनेशनल मार्केट के रिक्वायरमेंट के आधार पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में अगर सेंड करेंगे तो हमारे देश का ही नाम खराब होगा, क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वहाँ पर जो प्रोडक्ट जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि इस देश से ये प्रोडक्ट आया है। तो जब देश का नाम जुड़ा हुआ है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो
प्रोडक्ट जाएगा और अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो हमारे देश का भी नाम खराब होगा। तो साथ में क्या करना, पहले ही हम एक बोर्ड का गठन कर लेंगे या काउंसिल का गठन कर लेंगे, जो क्या करेगा, ये काउंसिल ये करेगा कि वो प्रोडक्ट को चेक करेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी कंपनी पर डिप में छोड़ देते हैं कि चलो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ में हम एक बोर्ड को बनाएंगे जो टाइम टू टाइम या हर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को या उसकी क्वालिटी को वो वेरीफाई करे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO, सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसको किसके अंडर बनाया गया है, तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इट ऑल्सो अंडरटेक्स टेक्निकल कंसल्टेंसी, ओके, टेक्निकल कंसल्टेंसी टेस्टिंग सर्विसेज ऑन पैकेजिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रमोशनल ऑनवर्ड कंटेस्ट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दे आर कंसीडर्ड 3 ऑर्गेनाइजेशंस, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF भी बोलते हैं, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ओके, एक बॉडी है जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IBRD, ओके, एंड द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द 3 पिलर्स, ओके, इन्हें हम 3 पिलर्स बोलते हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड का इकनॉमी जो है वो बहुत बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, सारा देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता चला जाए, कोई भी देश जो है वो क्राइसिस को ज़्यादा फेस ना करे, या हर देश जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो वो अपने देश के हर एक सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। तो सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको खुद भी सक्षम होना पड़ेगा। जिस प्रकार IMF जो है वो एक्सपेंशन ऑफ, ये हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ रेट को बैलेंस लेकर के चलने का प्रयास करता है, हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये देखता है कि वैसे इंस्टीट्यूशन या वैसे कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लेकिन कुछ कारणवश वो चल नहीं पा रहा या वो सिक हो गया है ड्यू टू सम रीज़न, तो अगर वो दोबारा स्टार्ट होने का चांसेस है तो हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम उसे बंद कर देंगे। यानी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रहा है या एक कंपनी पहले से चल रहा है लेकिन कुछ समय के बाद ना वहाँ पर प्रोडक्शन हो पा रहा है, ना कोई काम सही तरीके से हो पा रहा है, और जितना वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था और जितना रिटर्न आना चाहिए उतना रिटर्न वहाँ से नहीं आ रहा है, तो डिसाइड करना होगा इस बॉडी को कि क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे या फिर बंद कर देंगे, यानी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर परमानेंटली उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दोबारा तैयार करने को देता है और डेवलपमेंट के लिए देता है, यानी
हम जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अगर उससे लाभ हो रहा है लेकिन किसी कारणवश हम उसको ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरनेशनल बैंक जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। और रिक्वायरमेंट को जब हम पूरा कर पाएंगे तो वहाँ पर काम फिर से स्टार्ट होगा, और जब काम फिर से स्टार्ट होगा तो हम अपने पर्पस को फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। और जब ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे तो हम उस देश को डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल बैंक है, यानी किसी एक देश के लिए ये काम नहीं कर रहा है। जो भी उसके मेंबर होंगे वो उन सारे ही देशों के लिए वो एफर्ट लगाएगा या उनको डेवलप करने के बारे में सोचेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द 3 पिलर्स, ये 3 पिलर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं देश का या वर्ल्ड का। वर्ल्ड के इकोनॉमी डेवलप होगा तो सारे ही देश जो हैं वो अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे, यानी वो असमर्थ नहीं होंगे, कैपेबल हो जाएंगे। जब कैपेबल हो जाएंगे तो हर एक पर्सन के पास या इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जॉब होगा, वो अपने नीड्स को पूरा कर पाएगा, अपनी नेसेसिटी को पूरा कर पाएगा। और जब एक व्यक्ति अपनी नेसेसिटी को पूरा कर पाएगा तो वो देश को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, क्या वो लोग एफर्ट लगा पाएंगे देश को डेवलप करने के लिए? नहीं। कोई भी देश जो है वो तभी डेवलप करेगा जब उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स को खुद ही पूरा कर पा रहे, यानी वो कहीं ना कुछ जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तभी वो देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर के चल पाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए वो दूसरे पर निर्भर होंगे, तो वो देश क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर वो भी डाउनफॉल की ओर जाने लगेगा, ना कि वो डेवलपमेंट की ओर जाने लगेगा। तो डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए हमें हर एक व्यक्ति को सक्षम बनाना होगा, कैपेबल बनाना होगा कि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को खुद ही पूरा करने का प्रयास करे। ओके। While the World Bank was assigned with the task, अब वर्ल्ड बैंक को एक टास्क दिया गया है जो क्या करता है, द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग वार टर्न इकोनॉमिक, स्पेशली द वंस इन यूरोपियन। ओके, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर वॉर के कारण कुछ नुकसान हुआ है या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किसको दिया गया, वर्ल्ड बैंक को। ओके, द IMF वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ओके, IMF को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मैंने बताया कि 3 पिलर है, IMF, IBRD और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 पिलर जो है, इन तीनों पिलर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, यानी पिलर हैं तो पिलर क्या करेगा, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। तो ये तीनों पिलर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि आप अपने अपने काम को पूरा करो, तो वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो पाएगा। IMF क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन लाएगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट टू पेव वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को एक सही तरीके से या सही दिशा में लेकर के चलना, एक्सचेंज रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, सबके लिए वो बेनिफिशियल होना चाहिए ताकि हर एक देश जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा पाए, ऊंचाई की ओर जा पाए। तो IMF का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेबलाइजेशन लेकर के आए, एक्सचेंज रेट में एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें। अगर हम वर्ल्ड में या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा कि हर एक देश जो है उसके पास फॉरेन करेंसी आएगा, वो अपने रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा
और जो एक्स्ट्रा मटेरियल या प्रोडक्ट बच रहा है, अगर हर एक देश अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है तो वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बच जा रहा है और वही प्रोडक्ट किसी और देश के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अच्छा है, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड करके या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे करके उस देश के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएंगे। तो आपस में हर एक देश के बीच में अगर ट्रेड होगा, व्यापार होगा, बिजनेस वो लोग करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो देश का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो स्ट्रांग होगा। और जब ये हर एक देश एक दूसरे को हेल्प करेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके हर एक देश एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, अगर किन्हीं कारणवश किसी भी देश को अगर कोई प्रॉब्लम होगा या किसी भी प्रॉब्लम को वो फेस करेगा, तो उस समय जो उसका बॉन्डिंग है फिर वो काम आएगा, जो उसका फ्रेंडशिप है वो काम आएगा, है ना। इसी प्रकार हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो अगर एक देश दूसरे देश के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, वहाँ पर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपस में जो देश के रिलेशन है वो अच्छे होंगे, और जब देश का रिलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट को देख पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में सक्षम नहीं होता है। ओके, उसी प्रकार हर एक देश जो है वो सारे ही प्रोडक्ट को बनाने में कैपेबल नहीं है, या हर मटेरियल हर देश में नहीं मिलता है, वो अलग अलग जगह अवेलेबल है। अगर मान लेते हैं कि इंडिया के पास जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि यूएसए के पास नहीं हो, और जो यूएसए के पास हो वो शायद श्रीलंका के पास नहीं है, तो अगर यहाँ पर ये आपस में ही व्यापार करेंगे या इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सभी को फ़ायदा होगा और सभी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे और डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ITO, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एज दे कुड foresee at that time to promote international trade among the member countries के डेवलपमेंट की ओर by overcoming the various restriction। ओके, वेरियस रिस्ट्रिक्शन से आगे बढ़ करके या वेरियस रिस्ट्रिक्शन को के साथ और डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से आगे बढ़ करके और डिस्क्रिमिनेशन को फेस यानी डिस्क्रिमिनेशन को हटा देना। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा देखेंगे तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर ज़्यादा होगा, भेदभाव अगर ज़्यादा होगा, कंट्रीज़ एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में असमर्थ है, तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी देश पे डेवलप नहीं कर पाएगा। वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमी तभी डेवलप कर पाएगा जब हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। द आइडिया ऑफ सेटिंग अप द ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, सेटअप करने का, एस्टैब्लिश करने का ये मकसद था। हाउएवर कुड नॉट मैटेरियलाइज एंड ड्यू टू स्टफ ऑपोजिशन। कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स। Instead of an organization, what eventually emerged as the arrangement to liberalize international trade and high custom tariff, यानी जो taxes हैं, and various other type of restriction, बाधाएं। This arrangement came to known as the GATT, जिसे हम General Agreement for Tariff and Trade भी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।